नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हाँ, आज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक हसन मुशर्रफ के यहाँ फिर से सीबीआई के छापे पड़े। इसके पहले भी छापे पड़े थे लेकिन मामला ठंडा हो गया था, लेकिन अचानक फिर से छापे पड़ना क्या ये राष्ट्रवादी को बड़ा धक्का देना है? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं, जो ये छापे लगातार पड़ रहे हैं, हसन मुशर्रफ के यहाँ फिर से छापे पड़ना, क्या शरद पवार जी के लिए फिर से फीडबैक सेटबैक बोला जा सकता है? सर ऐसा है कि आज हसन मुशर्रफ इनके ऊपर जो छापे पड़े हैं जी, उसमें कई विसंगति है और न्यूज़ तो सब लोग देख रहे हैं। जी, तो मैं चाहूँगा कि उन विसंगतियों पर मैं उंगली रखूं, बिल्कुल, और लोगों को बताऊं कि दोनों तरफ का पागलपन किस हद तक जाता है। सर पहली बात तो यह है जी कि समझो आप एक मिलिट्री ऑपरेशन में हैं जी, आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं। आपको बोला जाता है कि ये ऐसे फलानी घर में दहशतवादी छुपे हुए हैं, पकड़ना है उनको पकड़ना है या तो मारना है, जिंदा या मुर्दा। तो आप निशाना लगाते हैं और अस्त्र दाग देते हैं। अस्त्र वहाँ जाके वो रॉकेट जो है वहाँ जाके गिरता है और वो ब्लास्ट करता है, वो सब उद्ध्वस्त हो जाता है घर। फिर आप वहाँ जाके वो जो घर है उसमें जिनकी तलाश है आपको, उनके लिए देखते कि भाई वो दहशतवादी मैंने जिसके लिए ये टारगेट लॉन्च किया था रॉकेट, वो उसका शव किधर मिलता है मुझे। तो आप अंदर देखते हैं तो अरे ये शव तो जो मुझे फ़ोटो दिया गया था वो नहीं है, ये दूसरा ही है। तो आप बाहर आके जो बाजू में लोग खड़े, अभी इतना आवाज़ आएगा तो लोग जमा हो जाएंगे, उनको पूछते हैं कि ये मैंने जो अभी उद्ध्वस्त किया घर, यहाँ पे ये रहता नहीं था क्या? ये बोले ये तो यहाँ नहीं रहता है, यहाँ तो एक आम आदमी रहता है। कोई एक आदमी है, उसके फैमिली के साथ वो रहता था। गलत जगह है, आपने गलत जगह ये आपका रॉकेट लॉन्च कर दिया। ओह ऐसा हुआ क्या? अरे फिर ये इसका घर किधर है? सर वो बल्ले उस वाली गली में है। ओह अरे वो रॉकेट लॉन्चर पीछे ले लो, गाड़ियाँ पीछे ले लो, जिसके ऊपर अपने को दागना था वो तो बाजू की गली में है। फिर वो रॉकेट लॉन्चर लेके वहाँ जाते हैं, फिर वो रॉकेट लॉन्च है। सर इसको आप क्या कहेंगे? तब तक तो पागलपन है। पागलपन भाग जाने की बात नहीं है, इसमें पागलपन ये है बिना कंफर्म कि तुमने बिना कंफर्म किए रख दिया रॉकेट। सर मुशर्रफ का घर समझ के जिसके ऊपर इन्होंने छापा डाला वो एक बड़े उद्योगपति का घर निकला। आज की छापेमारी में आज जो छापेमारी हुई, और वो उद्योगपति भी इतना बड़ा कि कोल्हापुर पे टॉप 5 में एक, मतलब पूरे दुनिया को आप वहाँ के बच्चे को भी पूछेंगे कि भाई ये घर किसका है तो बताएगा अच्छा ये नाम भी अभी मालूम है मुझे, लोगों को भी मालूम है। तो बोलेंगे हाँ ये इनका है। ये ईडी के लोग, हाँ ऑफिसर, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पाँच नहीं, 25 लोग घर में घुस जाते हैं और अंदर जाने के बाद उनको पता लगता है कि अरे यार ये तो हसन मुशर्रफ का घर ही नहीं है। अरे ये तो हम गलत जगह आ गए। फिर उनको बोलते हैं सॉरी आपके घर नहीं है छापा डालना था, हमको हसन मुशर्रफ का घर में छापा डालना था। तो उद्योगपति बोलता है आपका ये छापा देख के मैं नसीब समझो मेरे को हार्ट अटैक नहीं आया। मैं सोच रहा था कि मेरे ऊपर इतने 25 अधिकारी, ये पुलिस की फौज क्यों आ रही है, मैंने क्या ऐसा किया है कि मेरे ऊपर ये पूरा छापा पड़ रहा है। असल में हार्ट अटैक आने वाला ही था मुझे जी। नसीब हुआ उतने में आपने आके मुझे बोला कि सर गलती से हम आपके घर में घुसे हैं और आपका इनकाउंटर नहीं करना था करके आप बच भी गए। और बाजू के घर में वो बोलता है सर पूरी दुनिया को मालूम है हसन मुशर्रफ कहाँ रहता है, कहाँ आप मेरे घर में घुस के आए। पहले पूछ तो लेते किसी को, शाहनिशा तो कर लेते।
नहीं सॉरी करके 25 लोग अपना गाड़ी ये भी करके फिर हसन मुशर्रफ का जो रियल घर है वहाँ गए। उसमें घुस गए। सर ये हमारी ईडी है जो छापे डालने से पहले बाजू वाले बच्चे को भी पूछ लेती थी। चलो एक पागलपन उधर हुआ। सर दूसरा पागलपन, ये आज पागलपन की इनकी बातें करने वाला हूँ मैं, क्योंकि सर जो टीवी दिखा रहे वो हम क्यों बताएं? जो सब देख रहे हैं, जो सब बता रहे हैं वही हम बताएंगे। तो अनिल दत्ते क्या रहा और गिरी क्या रहा देखेगा नहीं भैया, अंदर के नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे मालूम नहीं, मगर अंदर की बात, जी अंदर की बात आनी चाहिए। और वो अपने दोस्त लोग हैं। अभी कोल्हापुर के एक लीडिंग पेपर है, उसका संपादक जो है वो मेरा मित्र है। अभी नहीं है वो, अभी रिटायर हो गया, मगर वो संपादक था। तो जैसे ही ये न्यूज़ सुनी मैंने उसको फ़ोन लगाया कि भाई अरे क्या हसन मुशर्रफ और तेरे दोस्ती है मुझे मालूम है। तो बोला अनिल पूरा पागलपन चल रहा है इधर। उसने मुझे ये कहानी बताई कि ऐसा हो गया। अभी टीवी पे आ जाएगी शायद, मालूम नहीं मुझे, अभी तक तो दिखाई नहीं दिया मुझे किधर। दूसरी बात सर, हमारे किरीट सोमैया वो ना पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली वो बुद्धिमान है या निर्बुद्ध है, वो होशियार है या बुद्धू है, वो जोकर है या रियल में कलाकार है। उसका ऐसा द्विधा बोलते हैं ना, वैसा ये रहता है। मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी है उसका। कुछ अच्छा भी बोल लेता है जिसमें कोई अर्थ रहता है, और कुछ ऐसा भी बोल देता है जिसमें कोई अर्थ भी नहीं होता है। सर अच्छी चीज़ गलत ढंग से आपको जो अगर पेश करनी है तो आप सोमैया को बोल दीजिए। अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ गलत ढंग से। अभी तुम्हारे इसके ऊपर छापे पड़े तो उसके बारे में बोलने के लिए किरीट सोमैया जब निकले, बैठे सबके सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ प्रेस के सामने, प्रेस के सामने, उन्हें बोला नवाब मलिक के ऊपर छापे हो गए, बराबर है, आज इनके ऊपर हो रहे हैं, बराबर है। तो अब बारी है असलम शेख की। इतना ही नहीं, किरीट सोमैया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बोला आज हसन मुशर्रफ के ऊपर छापे पड़ रहे, मैंने बताया था। बोलो चलो ठीक है। पहली बात तो ये है कि उसने हसन मुशर्रफ को अगर हसन मुशर्रफ बोला होता तो ये एक वास्तव और बिना कोई प्रेजुडिस वाली बात होती थी। उसने क्या बोला, मियाँ हसन मुशर्रफ, मियाँ मियाँ मियाँ, बार बार बोलता रहा, मियाँ हसन मुशर्रफ, मियाँ नवाब मलिक, और अब अनिल परब के बाद आने वाले हैं मियाँ असलम शेख। ये पागल ने किरीट सोमैया ने ये मियाँ 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 करके जो ईडी की कार्रवाई है, जो आर्थिक विषय पर है, आर्थिक निकष पर है, किसी आर्थिक गुनाह के लिए है, उसको हिंदू मुस्लिम कलर दे दिया कि नहीं दिया? क्या जरूरत थी इस पागल को ये बोलने की? तुम बोलो ना भाई, इनके ऊपर मैंने जैसे बोला था वैसे छापा पड़ा, और उनके कारनामे के बारे में मेरे पास और प्रूफ है, वो मैं देता हूँ। बोलो, मियाँ बोलने की वजह से इसका एंगल बदली हो गया सर। देश के जितने मुसलमान होंगे जी, जो किरीट सोमैया की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, बोलेंगे अच्छा तो मियाँ है करके ये चल रहा है। भेदभाव वाली कार्रवाई, ये भेदभाव वाले मतलब इसके खाली पीछे आर्थिक कारण नहीं है, गुनाह नहीं है, ये मियाँ ने किया हुआ गुनाह है। हाँ सर, बीजेपी की छवि गलत हो गई, अमित शाह की छवि बिगाड़ दी। क्या अमित शाह हिंदू मुस्लिम भेदभाव करके कर रहे? नहीं सर, अनिल देशमुख हिंदू है ना, कार्रवाई हुई ना,
उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अनिल परब, तुम्हारे मुंह से पागल बोल रहे हो कि अनिल परब के ऊपर अगली कार्रवाई, और उसके बाद असलम शाह, मगर उसको मियाँ 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 बोल रहे हो। अनिल परब हिंदू है ना, तो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं चल रही है, ये सेंस देना चाहिए तुमको। बिल्कुल कि भाई ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अभी जैसे ही इसने बोला तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुळे जो है उसने बराबर उतना मुद्दा उठा लिया। अभी सुप्रिया ने जो इंटरव्यू दिया उसमें वो बोली कि किरीट सोमैया जो है वो बोले मियाँ नवाब मलिक, मियाँ हसन मुशर्रफ और मियाँ असलम शेख। तो बोली ये मियाँ शब्द का अर्थ कुछ सूचित करता है और उसके लिए मुझे ऑब्जेक्शन है। बराबर बोला। दूसरी बात सर, ये भाजपा के पगले लोग ज़्यादा होशियार समझते हैं। वो जब ये बोलते हैं कि 4 दिन पहले मैंने बताया था कि इसके ऊपर अभी छापे पड़ेंगे, अरे मरकटा, तू ये बोल के अमित शाह को एक्सपोज कर रहा है, ईडी को एक्सपोज कर रहा है, बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है। ऑलरेडी वो लोग उसके ऊपर डाउट करते हैं। ये तुमको कैसे पता चला? अब जयंत पाटिल ने सही सवाल पूछा, सुप्रिया ने भी पूछा कि छापा पड़ने से पहले 4 दिन इनको कैसे पता चलता है? इसका मतलब ये ईडी के जो छापे हैं वो राजकीय किसी प्रेरणा से प्रेरित है, तभी इनको बताया जाता है कि 4 दिन रुको, अभी छापा डाल रहे हैं। तुमको मालूम है कि छापा पड़ने वाला है, तो भी पागल मुंह बंद रखो, पढ़ने दो। पढ़ने के बाद बोलो कि जो गुनहगार हैं उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। मैंने बोला था, ये अहंकार, क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्रेडिट लेने की लालसा कि भाई मैंने बोला और फिर छापा पड़ा, मतलब दूसरे लोगों के लिए इशारा भी। तो किरीट सोमैया है सर, उसके बोलने में कभी कभी और कुछ लोगों को इशारा रहता है, जो इशारे में बाद में कुछ इशारों में वो जो करता है उसके बारे में बहुत कुछ संजय ने बोला है बार। तो और भी लोग हैं पागल, भाजपा की जो बहुत नेता है, इसके ऊपर छापा पड़ेगा, इसके ऊपर छापा पड़ेगा, इसके ऊपर अभी इसकी बारी है, अभी उसकी बारी है, अभी अनिल परब की बारी है, अभी इसकी बारी है। मुँह बंद रखो ना गुद्धो, बंद रखो, पढ़ने दो ना। अमित शाह कर रहे हैं ना, करने दो उनको। ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, करने दो ना उनको। वो शासकीय यंत्रणा है जिसका एक आभास ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है। वो जो कारनामे कर रहे हैं वो पार्टी से प्रेरित नहीं है। ये तुम्हारी बक करते हो, उसके कारण लोग बोलते हैं कि देखो ये बीजेपी वाले पहले बोलते हैं बाद में छापे पड़ते हैं, इसका मतलब ये राजनीति से प्रेरित है। ये ठप्पा लगा के लेते हो ना तुम, ये बुरी बात है। जैसे इसने मियाँ करके अपनी वाट लगा ली, बीजेपी को बदनाम किया, खुद तो बदनाम हुए, बीजेपी को बदनाम किया। वैसे हमारे दूसरे नेता भी करें सर। और एक इसमें बात है कि इनके ऊपर अभी छापा पड़ा जी सर, जैसे ये हसन मुशर्रफ के ऊपर जी अभी छापा पड़ा, टामटूम धामधूम सुबह से चल रही है टीवी पे, सोशल मीडिया सब जगह चालू है सर। इसके ऊपर 2 साल पहले भी छापा पड़ा था। बिल्कुल, कोरोना दूसरा शुगर फैक्ट्री था, उसके मामले में इसके ऊपर छापा पड़ा था। उस समय ईडी ने बोला कि जितने भी कागजात इनके पास थे हम सब ताबे में लिए हैं। इनको ये भी पूछा गया कि ये अभी फुल एंड फाइनल आपने किया है क्या? तो बोले अभी पूरा हमने टाइट कर दिया है, सब कागजात ले लिए 19 में। 2 साल में हसन मुशर्रफ के ऊपर कार्रवाई हुई। वो कारखाने के बारे में जो आपने किया, आपने एफआईआर दाखिल किया, कोर्ट में मैटर लिया, नहीं लिया, क्या लिया? जो माल जब्त किया वो अपने पास रखे हो, और आज फिर से उसी आदमी के उन्हीं छापे घर पे मार रहे हो। आपको नया क्या मिलागा? तो उस समय आपने सब लिया नहीं था क्या? ये अभी फिर से छापे मारे हो, नया छापेमारी हो गई, नए सिरे से छापे मारे हो।
और अभी भी वो दावा करेंगे हमको बहुत सारे कागजात मिल गए। 2 साल में उसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की अभी, ये लेके भी क्या करेंगे सर? ये राष्ट्रवादी वालों को भी मालूम है सर, अजीत दादा के ऐसा कोई मतलब ऐसा आदमी तो छोड़ो, उसके रिश्तेदार तो जितनी लिस्ट बन सकती है पवार साहब और सुप्रिया छोड़ के, और खुद अजीत दादा, उसमें सबसे मजे की बात ये रही उनके बच्चों के ऊपर छापे पड़े, बहनों के ऊपर पड़े, भाई मामे काके आजे जो भी रहेगा सबके ऊपर पड़े। सिर्फ अजीत दादा के घर पे नहीं गए, सुप्रिया के नहीं घर गए और शरद पवार नहीं घर गए। क्या हुआ? हेडलाइन न्यूज़ लगती रही। दादा को बदनाम करना था उतना किया, ऐसे 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 करते रहे। देखो दादा पे दादा, इनकम टैक्स का था वो सर। 2 साल के बाद परसों सब प्रॉपर्टी ऐसे करके वापस की अजीत दादा को। वो कारखाना भी जरंडेश्वर, जिसको लिए ये सब माहौल बना था या बवाल मचा था, वो जरंडेश्वर कारखाना भी उसको वापस कर दिया अजीत दादा को 2 साल के बाद, कि इसमें कोई गलती है नहीं, ऑल इज़ वेल। तो उसके पहले इतना उसका बदनामी किया, ये किया सर। हसन मुशर्रफ केस में भी ये हो सकता है सर। आपकी छापेमारी क्या देख रहे हैं आप? किसको किसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? किस चीज़ की दबाव बनाई जा रही है ये सर? सरकार तो बदली हो गई यहाँ पे। ऐसा है कि इसमें सरकार गिराने या बचाने का कोई मतलब ही नहीं, ये मतलब नहीं है। इसमें 2 चीज़ें ऊपर वाले जान कर जो अनजान दिखाते हैं, वो उनकी एक है कि अगर किसी के मन में बगावत करने का विचार आता है, भावना आती है, तो उसको इशारा मिले। दूसरे ऐसे कि जो लोग आक्रामकता से दिल्ली में बीजेपी का और यहाँ पे ये सरकार का, शिंदे फडणवीस सरकार का विरोध करके उनको भी मैसेज जाए कि भाई संभल के चलो, जबान संभाल के, जबान काट देंगे। ये वार्निंग है। इससे कुछ उनको साध्य करना नहीं है, उनको कोई जेल में डालना, ये करना है, वैसा नहीं। वो अनिल देशमुख का जो हुआ ना, वो भी बड़ी गलती थी उनकी, उसमें कोई है, वो राज अलग वीडियो का है, मगर ऐसा है कि इससे कुछ होगा नहीं सर आगे, वो इसको भी मालूम है सर। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मालूम है कि राष्ट्रवादी के जो नेता ज़्यादा करके बोलते नहीं है, कुछ बकबक ही करते हैं और कुछ बोलते भी नहीं हैं। ऐसे शांत न बोलने वाले नेताओं में से एक हसन मुशर्रफ है। इसको अपने वो लोकल लेवल पे उसका झगड़ा है बीजेपी वालों से, मगर महाराष्ट्र के पातळी पर आप कभी नहीं देखे होंगे उसको कि उसने कुछ आक्रामक ये किया है। वैसे विधानसभा में भी उसने कभी ये नहीं किया, कुछ आया ही नहीं कि नहीं, कभी नहीं। वो शांत आदमी है, वो कैसे है ना, खा पी के पचा के वो ऐसा शांत बैठा है। अभी उसके ऊपर छापा डाला है वो लोकल लेवल पे जो बीजेपी के नेता है, जिसका जिक्र उसने किया कि 4 दिन पहले वो दिल्ली में जाके बैठे थे, अमित शाह को मिले। और ये भी पागल है ना, ये अमित शाह को मिलते हैं, बाद में सबको मैसेज देते हैं, मैं भेटलो बरं का अमित शाह ना, 4 दिवसात छापे पड़णार आहेत। वो बोला, उसने अपने गांव में कोल्हापुर में कागल में 10 लोगों को फ़ोन करके, वो पागल ने जो बीजेपी का लीडर है वहाँ का बड़ा, उसने बोला मैं शाह साहेबांना भेटलो, 4 दिवसात हसन मुश्रीफवर छापे पड़णार आहेत, 4 दिवसात पड़णार आहेत। अभी हसन मुशर्रफ तक तो बात जाएगी। ये जिन 10 लोगों को बोला होगा उसमें 8 ने तो हसन मुशर्रफ को फ़ोन करके बताया होगा कि इनका मुझे फ़ोन आया था अभी अपने लीडर का, बोला मिला हूँ मैं शाह साहब से, 4 दिन में छापे आ रहे। सर 4 दिन पहले अगर उसको पता है कि भाई छापे पड़ने वाले हैं, तो वो क्या थाली में रख के ऐसा, आइए सरकार आपके लिए मेरे सब सबूत मैं यहाँ रखा हूँ, लेके जाइए। सर कुछ सबूत होंगे भी, गायब कर देंगे। तो 4 दिन में वो गायब करने को 4 घंटे नहीं 4 मिनट लगते हैं सर। उनको मालूम है कहाँ पे क्या रखा है, ये आने के बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा। सर अभी ये बात कभी भूलनी चाहिए जी। कई बार तो ऐसा होता है सर, घर में जो कागजात होते हैं ना दूसरे, एक ईडी के छापे में, उसका नाम भूल दूंगा मैं, एक दिन अपनी वीडियो में भूल दूंगा, उनको कागज़ बहुत लेके गए, बहुत फाइलें लेके गए, डिक्की में रखते हैं फाइल, ये इकट्ठा। सर उन्होंने उनके बच्चों के स्कूल के जो नोटबुक थे वो भी ले, वो तक उसमें डाल दिए और गट्ठे बनाए और फाइल डिक्की में डाल के दिखाए। बाद में वो नेता ने बोला कि
12 बैग मेरे घर से लेके गए, उसमें 4 बैग में तो मेरे बच्चों के नोटबुक्स, यहाँ तक कि मेरी बीबी वो जो जमा खर्च लिखती है स्वयंपाक का, वो भी तक था। बोले अभी क्या बोले, ठीक है अपने को कुछ बाद में होता नहीं सर, इससे कुछ होने वाला नहीं है जी। अभी तक ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका रिकॉर्ड ये है कि 2 या 3% से ज़्यादा उनका कन्विक्शन भी नहीं आया ना, पेपर में छाप के आया, थोड़े मन की बात बता रहा हूँ। तो इससे कुछ होगा नहीं, खाली पॉलिटिकल जो गर्मी है वो चली है। और एक बात, एक विसंगति लास्ट मुझे बतानी थी। ये सरकार शिंदे फडणवीस जी की सरकार, जिसमें फडणवीस गृह मंत्री है जी सर, मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि पहले जब वो एसटी कर्मचारी का संप हुआ था तब हमने वो आघाड़ी की सरकार थी और शरद पवार के घर में एसटी कामगार घुस गए थे और 2 ही हवालदार उधर थे जी, जबकि लोगों को मालूम था कि इनका प्रक्षोभ है वो कहीं न कहीं। सर वो आज़ाद मैदान से निकले और 20 मिनट के बाद पवार साहब के सिल्वर ओक को पहुँचे, तब तक पुलिस वालों को पता नहीं कि ये किधर जा रहे हैं, उनकी क्या इंटेलिजेंस है, किधर जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। सर गए उधर, दंगा किया, उनकी जान को खतरा हो गया। सुप्रिया सुळे को बाहर आके हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग के उनको ये करना पड़ा। बिल्कुल। तब टीका हुई थी कि भाई क्या गवर्नमेंट है, क्या पुलिस है, उनको पता नहीं चला। और 2 ही हवलदार। सर आज सुबह अगर ये छापे पड़ रहे हैं जी, तो उसकी प्रतिक्रिया निकलेगी और उनको भी चाहिए कि लोकल पुलिस को सावधान करे। सर मैं अभी सुबह से देख रहा था, कागल में हसन मुशर्रफ का जो घर है उसके 4 रास्ते हैं जी, चारों रास्तों पे 200, 500, 1000 लोग थे और वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। सर 2 हवालदार, एक महिला हवालदार 200-500 लोगों को ऐसा करके रोक रही थी और यहाँ से लोग भाग रहे थे, यहाँ से भाग रहे थे। यहाँ औरत तो बेचारी वो मजबूरी थी, वो क्या करेगी, वो फिर भी हाथ रोक के करी थी। ये जो थे वो क्या करते थे, रोकने की कोशिश करते थे, फिर वो आगे बढ़ते था जमाव, तो उनके साथ वो आगे चलना चालू कर देते थे। ये क्या पुलिस है, ये बंदोबस्त है? मैं तो बोलूँगा कि वहाँ का जो पुलिस का जो इंचार्ज है जी, उसको सस्पेंड करना चाहिए। अरे 500-1000 का करोड़ जमा होता है हर एक गली में, मतलब 2-5 हज़ार लोग जमा होते हैं और 3-4-5 हवलदारों को तुम खड़ा कर देते हो। उनको क्या समझते हो भाई? तुम्हारे 100-200 पुलिस वहाँ पे जैसे ही छापा गिरता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा समझ के वहाँ खड़े होने चाहिए। लोग उनके घर तक पहुँचे, उनका बेटा बाहर आया क्योंकि उनको बेटे को मालूम रहा था ये अंदर घुसेंगे तो ईडी वालों को मारेंगे, ईडी वालों को मारेंगे तो वो बड़ा केस बनेगा अपने बाप के ऊपर। इसमें तो कुछ नहीं बनेगा, ईडी में वो घुस के मारेंगे बिल्कुल अंदर के लोगों को, ईडी वालों को, कुछ भी हो सकता है। फिर और पुलिस वाले तो है नहीं, वो बाहर आके उनको हाथ जोड़ के बोला कुछ मत करो, कुछ मत करो, वापिस जाओ। इस सब परिणाम मेरे को भुगतना पड़ेगा। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने का सवाल आ गया। फिर हसन मुशर्रफ के बेटे ने सबको हाथ जोड़ के भगा दिया। फिर बाद में आधा घंटे के बाद पुलिस की गाड़ियाँ लगने शुरू हो गई। ये क्या कायदा और सुव्यवस्था है? इसके लिए गृह मंत्री भी दोषी है अपने मित्र हैं बिल्कुल, मगर जहाँ भी आपको आशंका है वहाँ पे आपकी पुलिस नहीं होती। पुलिस पहले लगाना चाहिए, पहले लगाना। अरे यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो सर 10 रास्ते बंद कर देते हैं और कम से कम 500 पुलिस रहती है और हमको पता चलता है विक्रोली कल चेंबूर से कि मुख्यमंत्री यहाँ से जाने वाले। उप मुख्यमंत्री का भी ऐसा ही है। अरे छोटे छोटे मंत्री अपने गांव में जाते हैं तो 200-500 पुलिस लगा देते हैं। एक को स्टेनगन धरी दिए हवलदार अपने बगावत वाले लोगों को। और एक हसन मुशर्रफ के घर पे 2000 लोग जमा होते हैं और अब 3 हवलदार। वो सर बेचारे, मेरे को दया आ रही थी, मेरे को डर था इनको मारेंगे पब्लिक। वो भी जानते थे कि ये पब्लिक के सामने नहीं चलेगा, वो भी ऐसा करते थे, रुको 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 रुको, मतलब रुको, ऐसा नहीं, रुको, नहीं रुकते थे, फिर दूसरे को पकड़ते थे, अरे रुको, मतलब पाँव पड़ना बाकी था पुलिस का और कुछ कर नहीं पाते थे। ये पुलिस, ये गृह मंत्रालय के प्रिकॉशन, कमाल सर, पूरा विसंगति से भरा हुआ कांड है ये। धन्यवाद सर। ये तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि हसन मुशर्रफ के यहाँ जो छापेमारी चल रही थी सीबीआई की, उसके बारे में कि क्या चल रहा है,
क्योंकि दूसरी बार कार्रवाई हुई और किस किस बदले की कार्रवाई है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप इसको क्या मानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। महाराष्ट्र।